हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई प्री के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 7। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सारे वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये 50 क्वेश्चन फ्रेंड बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे सजाया जाता है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये फ्रेंड्स वीडियो हमारा रोज़ाना 8:30 बजे रात को आता है, तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए फिजिक्स में हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं और यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स और बचा है। विविध में हम बात करेंगे वैज्ञानिक उपकरण, जो कि लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 213 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज में हम बात करेंगे तो भारत के प्रमुख जो शोध संस्थान है आप इनको पढ़ेंगे। लुसेंट जो विविध है आप वहाँ से भी देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से मिल जाएगा और इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स में जनवरी 2021 को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लेंगे। तो यही रहने वाला कल का होमवर्क। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना स्कोर आप कर पाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर होगा शैव धर्म, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर होगा राज प्रथम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। हिंसांग ने किसे शिलादित्य कहा, तो हर्षवर्धन जो थे इनको शिलादित्य कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है। वेलोड्रम जो है वो किस खेल से संबंधित है, साइकिलिंग, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे, साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसे लोकप्रिय नाम से लाल कुर्ती या फिर कमीज के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा खुदाई खिदमतगार, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, अब इसको पढ़ सकते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी कि सर्वेंट ऑफ गार्ड आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कब किया गया था, 1929 में। किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो था गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना, और आपको ध्यान रखना है कि हीराकुंड जो बांध है वो भारत की सबसे लंबी बांध है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, महानदी। ठीक है, महानदी जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चूखा परियोजना का संबंध भारत और भूटान से, तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि शारदा, टनकपुर और पंचेश्वर जो परियोजना ये सभी के सभी भारत और नेपाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, रीट है, रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। बताइए फ्रेंड्स कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो गिरना परियोजना का संबंध जो होता है वो महाराष्ट्र से है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो वो गुजरात में पड़ता है, वो ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है। यानी कि बात यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जा रही है, और जब पानी उबलता है तो बताइए कि उस समय टेम्परेचर कितना होगा फ़ारेनहाइट में। तो मैंने आपको एक स्केल बताया था, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है उस तरह 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है। और अगर हम इसी को फ़ारेनहाइट में बात करें तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में जो लीस्ट वैल्यू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऊपर में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे जब पानी उबलता है तो सेल्सियस पैमाने पर पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जस्ट अगर हम इसका कंपेयर करें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से तो ये आप कहेंगे कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो डी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, युद्ध से संबंधित एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे, और मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है युद्ध और जो भी इसके संधि थे वो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा।
तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित श्रीरंगपट्टनम की संधि। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कर्नवालिस जबकि दूसरी ओर से टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था। इसको कई नामों से जाना जाता है, रागजिच्छय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत। तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा, ये लागू किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये लागू किया गया था 1848 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किनके बीच थी। तो पहली टेलीग्राफ लाइन जो स्टार्ट की गई थी किसके बीच स्टार्ट की गई थी, कलकत्ता और आगरा के मध्य, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। एहोल प्रशस्ति के जो रचयिता थे रवि कीर्ति, वो किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है। कथक जो हो कहाँ की नृत्य शैली है, तो डी को टिक करेंगे, उत्तर भारत की नृत्य शैली है। और यहाँ पे पॉइंट्स है कि कथक जो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था। कथक राजस्थान और उत्तर भारत का नृत्य शैली है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा को लिखा था। जफरनामा लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। डाक व्यवस्था की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक व्यवस्था की स्टार्टिंग की गई थी। और देखिए इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो हुआ था 1849 में डलहौजी की प्रथम सफलता थी, इनके समय में हुआ था। और अक्सर ये पूछा जाता है कि पंजाब का ब्रिटिश में जो विलय हुआ कब हुआ था, तो 1849 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज जो डॉक्टर थे उनके साथ दुष्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया था, यानी सिक्किम पर। ठीक है, कब 1850 में। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है कि द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया, जिसका परिणाम था कि वर्मा की हार तथा लोअर वर्मा और पिगू का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ था 1852 में। तो इनसे संबंधित कुछ ये पॉइंट्स हैं, और ऊपर में आपको कुछ पॉइंट्स तो ऑलरेडी बता ही दिया था लॉर्ड डलहौजी से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था, तो आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आराधनालय, यानी कहने का मतलब हुआ कि सिनेगॉग जो है पूजा की जगह किसका है बताइए। तो सिनेगॉग हम कह सकते हैं किसका पूजा स्थल होता है, यहूदी धर्म का पूजा स्थल होता है सिनेगॉग। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है वो किस तरह से होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी कि सी आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र कैंकर एंड पॉलीमर लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजना का नाम क्या है। ब्रह्मपुत्र क्रैंकर एंड पॉलीमर लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजना का नाम क्या है, तो इस परियोजना का हम कह सकते हैं असम गैस क्रैंकर परियोजना। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आपको समझना, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। 15 अगस्त 1985 को असम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर के बाद अप्रैल 2006 में असम गैस क्रैंकर परियोजना अस्तित्व में आई थी। ठीक है, असम गैस क्रैंकर परियोजना कब अस्तित्व में आई थी, 2006 में। इस परियोजना का उद्देश्य था कि क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, और इस परियोजना का संचालन जो है वो ब्रह्मपुत्र क्रैंकर एंड पॉलीमर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में आपराधिक घटनाओं का डाटा प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा। आपराधिक घटनाओं का डाटा जो है वो प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका प्रकाशन किया था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इससे जुड़ी जो पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत में आपराधिक घटनाओं का प्रकाशन जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा किया था, और एनसीआरबी जो है इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह आता 1986 में इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट वन है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे ये जो सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र ने। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, पढ़ते हैं। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव के विरोध में अपनी बांग्ला पत्रिका संजीवनी, तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है कि संजीवनी किसकी है, पत्रिका किसकी है? तो कृष्ण कुमार मित्र की। अब इस जो कि ये संजीवनी के लेख में 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम सुझाव दिया था। तो ये सुझाव संजीवनी में दिया गया था 1905 में कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं के सभी संबंध तोड़ लेने चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक सफलता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन को ही मिली थी। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने? तो ये स्थापना की गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोहाग बिहू पारंपरिक त्यौहार का संबंध किस राज्य है? बोहाग बिहू पारंपरिक त्यौहार का संबंध किस राज्य से? तो बस बिहू आपको पता है, बिहू असम से संबंधित है, तो सोचना नहीं है, डी को टिक करके निकल जाना है। कथन क्या कह रहा है? कथन एक कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की, और कथन दो कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतों को दी गई थी। अब यहाँ पे बताइए कि सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, और दूसरा पॉइंट भी सही है कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतों को दी गई थी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि कथन और जो कथन एक है कथन दो एक दूसरे से संबंध नहीं है, यानी कि दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं, लेकिन कथन दो कथन एक का सही व्याख्या नहीं है, इससे ये मिलता जुलता नहीं है। इस वजह से हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की स्थिति को कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम किसे कहते हैं? जब हमारा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के जो भी क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि 5.5 घंटे यानी UTC जो है भारत और नेपाल का एक ही मानक समय क्षेत्र है, जो कि ये पॉइंट गलत है। भारत का 5.5 घंटा तो बिल्कुल सही है, लेकिन नेपाल का ये नहीं होता है। इस वजह से हम कहने का मतलब ये हुआ कि कथन एक सही है, केवल और केवल ए को टिक करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हम समझ लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक कहते हैं, तो ये मैं आपको समझा दिया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो भी क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। शीतोष्ण क्षेत्र कब कहा जाता है? वह क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 23 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र रहता है उसको कहा जाता है शीतोष्ण क्षेत्र। और उसी तरह से शीतकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जो दोनों गोलार्ध में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहता है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तीनों याद रखना। और मोस्टली इंपॉर्टेंट आपका पहला पॉइंट ये है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो एक और पॉइंट दिया गया था कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बिल्कुल सही है, लेकिन नेपाल का जो मानक समय है वो 86.5 डिग्री जो कि पूर्वी देशांतर है। ठीक है, सॉरी 86.5 नहीं, 86 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गलत तरीके से मेल खाता है? तो बताइए कि कौन गलत तरीके से मैच किया गया। तो बैंकिंग संघ सूची, भूमि राज्य सूची, वन समवर्ती सूची, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। ठीक है, और एक छोटा सा नोट भी मैंने यहाँ पे नोट किया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। जैसे संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? रक्षा, बैंकिंग, संचार। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, कृषि, भूमि, व्यापार।
और समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा 1, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा तो अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में किसने द्वैत शासन व्यवस्था शुरू किया था? बंगाल में किसने द्वैत शासन व्यवस्था को शुरू किया था? तो ये स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। आइसोबार विभिन्न रासायनिक तत्वों का परमाणु है जिसमें होता है आइसोबार, जिसको हम लोग समभारी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आइसोबार कहा जाता है। तो आइसोबार में क्या होता है कि समान द्रव्यमान संख्या होते हैं लेकिन उनका परमाणु संख्या अलग अलग होता है। तो यहाँ पे समान द्रव्यमान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आइसोटॉप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 1/3, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस देश में तकलामाकन रेगिस्तान स्थित है? तकलामाकन जो रेगिस्तान है वो किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तकलामाकन जो है वो चीन के सिक्यांग प्रांत में स्थित है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धनायन तब बनता है जब, धनायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोता है तो हम पे कहते हैं कि धनायन बनता है। एग्जाम्पल के तौर में आपको एक बार बताया भी था कि मान के चले कि Na की परमाणु संख्या कितनी हो गया, ये आपका 11, लेकिन अगर मैं इस पर धनायन लगा दूं तो कहने का मतलब कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो धनायन तो ये बना, लेकिन जब इसने एक पर इलेक्ट्रॉन को खोता है तब इस पर धनायन बनता है। तो आई होप कि आपने ये बात समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि सही कथन कौन सा होगा। पहला पॉइंट है कि माइकोप्लाज्म सबसे छोटा जीव है, बिल्कुल सही है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही कह रहा है। तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, 1 और 2। अब इससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि छोटे आकार के प्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जिसका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि माइकोप्लाज्म को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह तापीय या अतापीय प्लाज्मा हो सकता है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्म सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में जोग फॉल जो है वो किस नदी पर स्थित है? जोग फॉल जो है वो शरावती नदी पर स्थित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए कि टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध उत्तराखंड में, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है भागीरथी, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो कहाँ से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से। ठीक है, अग्नाशय में उपस्थित जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका, वहीं से इसका कह सकते हैं स्राव होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था? तो लाहौर में, सी यहाँ पे करेक्ट होगा, लाहौर। नेक्स्ट वन की मार्च 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीरथ सिंह रावत, बी करेक्ट होगा, तीरथ सिंह रावत। अगला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया? कितने साल का कार्यकाल? तो यहाँ पे करेक्ट होगा 2 साल का कार्यकाल। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया? आरोग्य मेले का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया? 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया? फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश रहा, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बंग भंग विरोधी यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था कब प्रारंभ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हम कह सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 को। अब इसमें जो भी डेट्स दिए गए उनको हम डेट को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
भारतीयों के विरोध के बावजूद वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। अगर पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी तो 20 जुलाई 1905 को, जिसे 16 अक्टूबर 1905 से लागू होना था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 से लागू होना था। इस निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ तथा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। यानी 7 अगस्त 1905 के स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और स्टार्ट हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन निर्णय हुआ और उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहाँ से जो भी डेट दिए गए उन डेट को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीटी किस रसायन का नाम है जिसका उपयोग किया जाता है। डीडीटी जो है वो किसी रसायन का नाम है जिसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं। तो डीडीटी का जो प्रयोग किया था वो कीटनाशक के रूप में करते हैं। यहाँ पे बी करेक्ट है। और डीडीटी से संबंधित क्या पॉइंट्स है तो पढ़ सकते हैं कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है और ये एक कीटाणुनाशक दवा है और ये कलोरल से बनाई जाती है। नेक्स्ट वन है कि बेकेलाइट क्या है, बताइए। बेकेलाइट है तो बेकेलाइट कह सकते हैं कि ताप रीड प्लास्टिक होता है। यहाँ पे सी करेक्ट होगा। बेकेलाइट कैसे बनता है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है और ये कठोर तथा खरोच तथा जल प्रतिरोधक होता है। नेक्स्ट वन देखिए कि नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। साथ ही साथ अब ये भी कमेंट्स करके बताइए कि नींबू में पीएच वैल्यू कितनी होती है, कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, तो राइट आंसर होगा साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है। लिथियम भंडार की खोज हाल ही में कर्नाटक में किया गया। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि किसने महिलाओं के लिए वामावादिनी जो पत्रिका निकाली थी। वामावादिनी पत्रिका किसने निकाली थी। केशव चंद्र सेन करेक्ट है, ऑप्शन ए। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई तो अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और क्यूज का क्वेश्चंस आपका ये रहा, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।